सिंचाई के लिए किसान तरसे, क्यों परेशान हो, कोई मतलब है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि द पॉलिसी ऑफ बीआरएस अगर सरकार बनाए, बीआरएस के हम लाइक मतलब हम क्या लोगों के साथ मिलकर भी बीआरएस का एजेंडा है ए रिवोल्यूशनरी एजेंडा इन वाटर रिसोर्सेस। व्हाई आई से लाइक दिस, भारत एक विशाल देश है। मैंने एक पत्र आपको दिया है मित्रों, इसमें आप देख सकते हैं इस पत्र बिगेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड ऑन रिवर्स। आप लोग देखिए, करीब ये डैम है जिम्बाब्वे देश में जाम्बेजी रिवर पे, जिसकी क्षमता है 6533 टीएमसी। पत्रकार मित्रों से मेरी प्रार्थना है, ये बहुत अहम चीज है, दया करके प्लीज लोगों तक पहुंचाइए। जितना अच्छा आप पहुंचा पाए तो लोगों में एक जागृति आएगी। 650,000 से भी ऊपर 6533 टीएमसी इस रिजर्वायर की कैपेसिटी है। उसके बाद अंगारा रिवर पर रशिया में है 5968। मैंने दिया है, डिटेल्स आपके पास है, मैं एग्जाम्पल तौर पर कह रहा हूं, दीज आर द फैक्ट्स। इस प्रकार के कई देशों में, नाइलू रिवर पे इजिप्ट में है 4600, ब्रिटिश कोलंबिया में 2600 है, चाइना में है थ्री गार्जेस डैम 1400 वाला, कोलोराडो यूएसए में है 1250 वाला होवर डैम। क्या हमारे देश में, इतनी विशाल देश में इतनी विशाल जनता, जहां हर साल कई राज्यों में बाढ़ भी आता है, कई राज्यों में सूखा भी पड़ता है, हमने सब कुछ देखा है, देश ने अनुभव किया है, ऐसे एक दो रिजर्वायर का भी जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? क्यों इस तरफ चिंता नहीं कर रहे देश, केंद्र सरकार, राज्यों का सरकार, कोई भी हो? क्यों इस प्रकार का हम नहीं सोच रहे? ये तो बाढ़ से भी बचा सकते हैं ऐसे डैम बनाने से, सूखा से भी हम बच सकते हैं, जिंदगी में पीने की पानी की किल्लत ही नहीं होगी देश के किसी भी भाग में। ये सब कर सकते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने इसीलिए आउट ऑफ बॉक्स कह रहा था, ये जो रूटीन कहानियां सुना के, रूटीन बातें कह के, झूठे मूठे बातें बोल के जनता को गुमराह किया जा रहा है, इससे उबर कर आउट ऑफ बॉक्स आना चाहिए। ऐसे करने वाला, क्षमता वाला राजनीति ही देश में चलना चाहिए। देश के जनता भी इस बात को, देश के युवा खासकर इस बात को सोचना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं, इतनी संपत्ति है, इसीलिए टोटल वाटर पॉलिसी हैज टू बी चेंज। द एजेंडा ऑफ द बीआरएस पार्टी is to change the water policy in toto and bring in a new water policy which will yield immediate results. इसके लिए ना हमको वर्ल्ड बैंक से भीख मांगनी है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा है, ना किसी से परमिशन की जरूरत है। हमारी देश की अपनी संपत्ति है, अपनी पानी है, अपने नदियों में बह रहा है, इसके लिए कोई भीख की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं है। तभी भी हम अगर इस्तेमाल नहीं कर पाए तो क्या कर पाएंगे हम लोग? इसीलिए मेरा मानना है, देश के विचारधारा में, देश के राजनीति के विचारधारा में भी बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। समय परिवर्तन का है। बहुत टाइम हो गया है, 75 साल गुजर गए, बहुत कहानियां सुन चुके हैं, बहुत बातें हो चुके हैं। अब आखिरकार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र जैसा राज्य जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जहां से दो दो नदियां निकलते हैं, कई उपनदियां हैं, ऐसे जगह हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा आज यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। क्यों करना चाहिए? इसको देखते तमाशा देख रहे हैं कभी से। कभी कोई फिल्म एक्टर है, नाना पाटेकर जी, उसका नाम क्या है, उन्होंने कोई ट्रस्ट कर दिया, मैंने कुछ कभी फेसबुक पे देखा था, जो आत्महत्या कर रहे कि किसान उनके फैमिलीज को मदद कर रहे। ऐसी स्थिति बने ही क्यों रहे? ये क्या तमाशा होता है? तो इसलिए पानी का टोटल पॉलिसी चेंज होना चाहिए 100%। और करंट का जो पॉलिसी है, करंट क्यों नहीं दिया जाता इस देश में? एक्चुअली
इंडिया का इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है 4,10,000 मेगावाट। मैंने पत्र दिया है आपको, इसमें है किसी भी साल किस साल कितना इस्तेमाल किया वो पत्र आपके पास है अभी, किसी भी साल। तो टेबल रखना चाहिए था भाई। ये देखिए, ये पत्र मैंने आपको दिया है, इसमें पूरे डिटेल है किस साल पीक लोड यानी कि ज्यादा इस्तेमाली, ज्यादा से ज्यादा उपयोग किस साल में कितना हुआ था। 2,15,000 मेगावाट से कभी भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया इंडिया। हाईएस्ट पीक लोड ऑफ इंडिया was 2,15,888 मेगावाट्स। मैंने आपको दिया है पेपर ये, जबकि 4,10,000 मेगावाट पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारे पास। और तमाशा ये है, पार्लियामेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता पार्लियामेंट सेशन में, दिसंबर जो सेशन चला था उसमें समाधान दिया है। एक हमारे ही सदस्य ने पूछा था क्वेश्चन, 40 लाख बिजली उत्पत्ति करने वाले कारखाने देश के कई भागों में है, वो भी लिस्ट मैंने दिया है आपको। उल्टे सुलटे कुछ झगड़ा में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझता है तो इजीली सुलझा जा सकता है, अगर चाहे तो कानून बदला जा सकता है। 40,000 मेगावाट वाला बिजली कारखाने एनसीएलटी के चक्कर में स्ट्रेस्ड एसेट्स करके डिक्लेयर कर दिया है। वो सुलझा दे के बटन दबा देते करंट चालू होकर आ सकता है, लेकिन सारे जनता परेशान है देश में। किसी भी राज्य में 24 घंटा करंट नहीं मिलता किसी भी चीज के लिए। किसान खेती किसानी के लिए तो मिलता ही नहीं है। कई राज्यों में तो किसान परेशान है, कभी दिन में आए तो कभी रात में 4-4 बार 5-5 बार जाता है, 2-2 घंटा 3-3 बार आके जाता है। कई राज्यों में तो 3-3 दिन नहीं आता है। बस इस प्रकार की स्थिति क्यों बने रहे? डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पहला दुनिया भर में देखा जाता है कितना पावर पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन है। हम उभरते ही नहीं, ऊपर आते ही नहीं। अब कहां से डेवलप करेंगे इंडिया? लंबी लंबी भाषण, झूठी वादे, कहानियां, ये कब तक सुनते रहेंगे? कब तक चलेगा ये बात? इसीलिए हम चाहते हैं, भारत की जनता से, भारत के युवा से हम अनुरोध करते हैं, ये परिवर्तन का समय है। देश को परिवर्तित होना चाहिए। अब बेसब्र हो जाए तो काफी अलग सलग बातें में निकल सकते हैं। कहीं हम हर चीज में पीछे नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, क्यों पिछड़ापन है? हर चीज रहे जैसा दिखता है, मास्टर ऑफ ऑल बट जैक ऑफ नन। ये क्या बात हो गया? दिल्ली जाते हैं राजधानी, 45 मिनट हवा में चक्कर काटना पड़ता है, एरोड्राम में कंजेशन। हाँ, बिल्कुल सच बात है। पानी की जो बात मैं कह रहा था, दिल्ली राजधानी, हमारा दिल्ली में तक पानी भरपूर नहीं मिलता। 75 साल के आजादी के बाद अगर राजधानी में भरपूर पीने की पानी की प्रबंधन नहीं है तो हम क्या कहां पहुंचे? क्या हो रहा है इस देश में? इसीलिए हम अनुरोध करते हैं युवा से, जनता से, बुद्धिजीवियों से, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, ये परिवर्तन का समय है, बस इसको रोकना चाहिए। हर चीज में हम पीछे, ना रोड सही, ना रेल सही, ना शिपयार्ड सही, ना एयरपोर्ट सही, कोई भी एक चीज नहीं। अब ऐसा है, गुड्स ट्रेन का स्पीड देखिए। अब हम कब कैच करेंगे, कब दुनिया के साथ हमारा चलेगा? हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं बेशर्मी से। बिल्कुल, मुझे तो शर्म लगता है। ऐसा है, इंडियन ट्रक स्पीड, इंडियन गुड्स ट्रेन का स्पीड है, आपको दिया मैंने पेपर, ये एवरेज स्पीड है 24 किलोमीटर इंडियन गुड्स ट्रेन का, जबकि चाइना का गुड्स ट्रेन का एवरेज स्पीड है 120 किलोमीटर। अब हम कब मुकाबला करेंगे जी चाइना से? ये संभव है? यूएस का 78 किलोमीटर है, यूनाइटेड किंगडम का 75 किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया का 80 किलोमीटर है, जर्मनी के 60 किलोमीटर है। ये मैंने दिए है आपको। और इंडिया का 24 किलोमीटर है। और हम बातें कर रहे हैं, लोगों को बहला रहे, धर्म के नाम पे, जातिवाद नाम पे देश को डिवाइड कर रहे, मनमानी गेम खिलवाड़ा कर रहे। तो ये कहां पहुंचेंगे देश हमारा?
इसलिए हम चाहते हैं ये ऐसी हकीकतें देश के सामने आए और हमारे पत्रकार भाई ज़्यादा मेहनत करें ऐसी चीज़ों को जनता के सामने रखने का, और परिवर्तन के लिए आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, करना भी चाहिए, बिकॉज यू आर द फोर्थ स्टेट ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी के जो चार स्तंभ होते हैं, चार स्तंभ में हमारे मीडिया बहुत ही अहम, इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। मैं इसलिए विनती करता हूं आपसे विनयपूर्वक, ट्रक का स्पीड भी देखिए, इंडियन ट्रक स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज, जबकि जापान का 80 किलोमीटर है, साउथ कोरिया का 80 है, यूनाइटेड किंगडम का 95 है, यूएस के 115 तक है। हम कब कैश करेंगे दुनिया के साथ? हमारा इकोनॉमी कैसा बढ़ेगा? बातों में बढ़ेगा, भाषण में बढ़ेगा, स्टेटमेंट्स में बढ़ेगा, हकीकत में कब बढ़ेगा? हम कैच कर पाएंगे दुनिया के साथ? आगे निकल पाएंगे? इतने बेसिक नीड्स, बेसिक चीजों पे हम पीछे रहते हुए अब कब तक ऐसे कहानियां लोगों को सुनाते जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं बीआरएस के पॉलिसी है कि टोटल वाटर पॉलिसी विल बी चेंज्ड, टोटल पावर पॉलिसी हैज टू बी चेंज्ड, एंड न्यू इरिगेशन प्रोजेक्ट्स सच विथ ए लार्ज मैग्नीट्यूड, कम से कम 2-4 प्रोजेक्ट बनाएंगे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में, उसके लिए सारा प्रबंधन करेंगे। जो कानून में संशोधन लाना है, चाहे संविधान का संशोधन हो, बिल्कुल वो संशोधन करेंगे और उसका पूरा प्रबंधन करेंगे, पानी का हर लिहाज से किल्लत को कम कर देंगे। और ये भी कहते हैं, देखिए सिंगापुर का बिल्कुल पेरीमीटर ही है 193 किलोमीटर। अगर पूरा राउंड भी सिंगापुर को नापा जाए, एक ही पोर्ट है उनके पास, उनका 193 किलोमीटर उनका पेरीमीटर है। वो एक ही पोर्ट वाला सिंगापुर 37.3 मिलियन, मैंने ये भी दिया है आपको, कंटेनर्स हैंडल करता है। 7.5 से लेकर 8,000 तक कोस्टल हमारा है। और कितने पोर्ट्स है हमारे देश में, कितने बड़े बड़े पोर्ट्स हैं। ये मतलब हम 25 करते हैं, 25 मिलियन, और चाइना 210 से लेकर 250 मिलियन डील करता है। हम कितने पीछे हैं? हमारे एक्सपोर्ट्स क्या है, हमारे इंपोर्ट्स क्या है, हमारे पोर्ट्स क्या है? तो कब हम इन लोगों के साथ मुकाबला कर पाएंगे, कब हम आगे बढ़ पाएंगे? ये कहानियां कब तक ये चलते रहेंगे? इस बात पे भी बहुत सख्ती से सोचने की जरूरत है, इन बातों को समझने की जरूरत है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, आज देश में एक धंधा चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ही खुद कहते हैं, मैंने खुद सुना है टीवी पे, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। क्यों नहीं भैया, समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट का तो काम है बिजनेस करना चाहिए या करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से हटने वाला सरकार थोड़ी होता है, जिम्मेदारी निभाना चाहिए। आज क्या हो रहा है? सोशलाइजेशन ऑफ द लॉसेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स। जहां नुकसान होता है ठोक दो जनता पे, बता दो, उनको डरा दो कि भाई ये इसमें नुकसान आ गया, घाटा हो गया, लिहाजा पेट्रोल बढ़ाओ, डीजल बढ़ाओ, गैस बढ़ाओ, फलाना बढ़ाओ, ढिमकाना बढ़ाओ। जिसमें प्रॉफिट होता है वो प्राइवेटाइज कर दो। बेहद अंधाधुन प्राइवेटाइजेशन क्यों किए जा रहे हैं, किस लिए किए जा रहे हैं? देखिए कितना तमाशा होता है। बिजली के तो मामला है, हम हमारे देश में इतना जबरदस्त बिजली दे सकते हैं, इसके लिए भी कोई हमारे को अमेरिका की मदद नहीं है, नहीं चाहिए, ना ही वर्ल्ड बैंक का, ना कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, किसी अन्य देश से हमारे कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत आसानी से हम अपने पावर के अंदर, अपने संविधान के अंदर, हमारे संविधान के छत्रछाया में बहुत जबरदस्त 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, संभव है। इसलिए संभव है, कोयला खदान इतने हैं हमारे पास। इंडिया हैज 361 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स, 361 बिलियन टन्स मैंने दिया है आपको, कागजों में है, आप लोग बाद में देख लीजिए तफसील से, मैं अपने बात कह दे रहा हूं।
361 बिलियन टन यानी कि उसमें अगर 40-50% भी जब रिट्रीवल करते आता है तो 125 ईयर्स के लिए पूरे देश के लिए बिजली देने के लिए काफी है। इतनी संपत्तियां हमारे पास रखते हुए हम पूरे प्राइवेट की बात कर रहे हैं। अदानी पावर, अंबानी पावर, जिंदानी पावर, बोंदानी पावर क्यों दे रहे भाई, समझ में नहीं आता। पावर सेक्टर तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि देश की प्रगति विकास को मापने में दुनिया के पूरे इंडेक्सेस में पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन को ही माना जाता है। कौन सा देश कितना पर कैपिटा इसका पावर है उसी से खाता मालूम हो जाता है देश का। तो क्यों आज प्राइवेट में दे रहे, क्या बात है। लाखों हमारे कर्मचारी हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, क्यों देना पड़ रहा है, क्या बात है। पब्लिक सेक्टर में रहना चाहिए। अगर पूरा पावर प्राइवेट में दे दो, एक दिन आएगा वो सरकार को ब्लैकमेल करेगा, देश को ब्लैकमेल करेगा। दे विल होल्ड द गवर्नमेंट फॉर रैंसम। पूरा उनके हाथ में रख दो। जहां क्रिटिकल है, जहां प्राइवेट ही कर सकता है वहां दे दो कुछ मात्रा में, लेकिन ये बहाना बना के, और ये भी कैसे, इतने सालों से जो जेनकोस है, ट्रांसकोस है, बिजली कारखाने हैं, बिजली घर है, इतने लाखों किलोमीटर के वायरिंग है, इतनी संपत्ति बनाई है जो पब्लिक सेक्टर हमारा जो कर्मचारी वहां के उनके खून पसीना से देश की जनता की ये प्रॉपर्टी है। लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी है, लाखों करोड़ों का। उस प्रॉपर्टी को आप हजारों करोड़ों में कुछ एक गिनती करके लेडर बुक्स बना के आप दे दे रहे, जैसे पवन हंस का किया गया था। पवन हंस को जो एक कंपनी था सरकार का, पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसको जो बोनस मिलता था गवर्नमेंट को, जो डिविडेंड मिलता था, उससे भी कम दाम में बेच दिए प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। रखते तो डिविडेंड तो मिलता कम से कम। इसी प्रकार का इतने लाखों करोड़ों वाला प्रॉपर्टी को यूं ही कुछ ही ले लेके कुछ कहानी बना के अब उनका क्या नतीजा निकल रहा है। आज अदानी का क्या निकल रहा है नतीजा, झूठे मतलब चीजें बना के, बनावटी शेयर्स का वैल्यू बढ़ा के कितना मतलब पूरे देश खतरे में आ रहा है, सारे बैंकिंग व्यवस्था खतरे में आ रहा है। इसके लिए कौन जवाब देगा। यानी कि इस अंधाधुन प्राइवेटाइजेशन जो मन में आए करो, जो कहते जाओ करते जाओ, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलने देगा। बीआरएस का पॉलिसी है पावर सेक्टर। मैं सीधे कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, आपके हाथ में पावर है, आज आप कर सकते हो, लेकिन 24 के बाद तो हम ही को आना है। हम बिल्कुल पावर सेक्टर को आप प्राइवेट करते हो तभी वापस ले लेंगे। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों के बात ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे संभव होगा। एयर इंडिया का कहानी समझिए। एयर इंडिया पहले टाटास के पास ही था, प्राइवेट ही था, जो इंडियन एयरलाइंस था। 1953 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, सरकार के पास आ गया। फिर वापस मोदी जी ने उनको फिर सेम टाटास को वापस दे दिया, जहां से आया था फिर वही चला गया। अब जब राष्ट्रीयकरण करना चाहता है सरकार, केंद्र सरकार, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई रोकदार नहीं, हमारे संविधान में उसका प्रावधान है। हम कह रहे हैं पावर सेक्टर डेफिनेटली बीआरएस का पॉलिसी है, वी विल टेक इट आउट, इवन मोदीज गवर्नमेंट विल प्राइवेटाइज इट, वी विल टेक इट बैक and we will nationalize the power sector. 90% of the power sector will be kept in public sector. जो अच्छा खासा चल रहा है उसमें खामियां है, ठीक है, उसका बना देते हैं भरपूर पावर। और मैं आश्वासन देता हूं देश के जनता को, जैसा हमने अनुभव है हमारे को तेलंगाना राज्य में किया है, मैंने लिया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से। बीआरएस को अगर चुना लेता है हिंदुस्तान के जनता, हमको हमारे कंसोर्शियम, हमारे लाइक माइंडेड जो पार्टी से हमारे गुट को अगर चुनता है, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के हर कस्बा में, हर गांव में, कोने कोने में उच्च गुणवत्ता वाला बिजली मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, निरंतर मिलेगा। ये मेरा वायदा है देश के साथ, जो हमने तेलंगाना राज्य में करके बताया है। और पूरे हिंदुस्तान में एक ही तेलंगाना राज्य है जहां 24 घंटा का करंट का उपलब्धि हर सेक्टर के लिए है। हो सकता है न्यूयॉर्क शहर में पावर जाए, लंदन में जाए, लेकिन हैदराबाद शहर में पावर नहीं जाएगा। हैदराबाद हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए पावर आइलैंड। इस प्रकार का व्यवस्था हमने खड़ा किया है।
ये कोई भी देख सकता है, उसका जानकारी ले भी सकते हैं। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से भी इसका आपको मिल सकता है, आप वेबसाइट पे इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार का कर सकते हो या नहीं करना। और दूसरी सबसे बड़ा चीज मैं तो कहता हूं एक साजिश है, वो चाहे केंद्र सरकार कांग्रेस का हो भाजपा का हो, दोनों का रवैया ऐसे ही रहा। कोल इंडिया, मैंने एक पेपर आपको दिया है, రైల్వే కనెక్టివిటీ కాన్స్టెంట్ इन मेजर कोल फील्ड्स। ఇది ఇచ్చిన सुमन మీరు ये भी दे दिए ना, ये भी आपके पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक पैसा का भी कोई वजन नहीं है। मैं इसलिए ये बात आपके सामने रख रहा हूं, तो इससे गवर्नमेंट इंडिया का व्यवहार समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या काम करता है, क्यों कर रहा है, कितना झूठा बात देश के सामने कह रहा है, ये व्यवहार समझ में आना चाहिए, जनता को भी समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं इतना कथा आपको सुनाना पड़ रहा है। कोल इंडिया ने पूरा पैसा भर दिया है, 10, 12, 15 साल हो गया है। सिर्फ 200-250 किलोमीटर रेल लेन बनानी है। रेल लेन बनाओ, वो भी गुड्स ट्रेन का, कोयला जो ले जाएगा। 10 साल 15 साल हो गए नहीं बनाते, पेंडिंग रखते। उल्टा क्या कहते, केंद्र सरकार हमको राज्यों के सरकार को हुक्म देता है कि आपको इतना % इंपोर्टेड कोल खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदोगे तुम्हारे ऊपर फाइन डालेंगे, तुम्हारे को सेंट्रल पावर कोटा खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, डरा देते हैं। क्यों भाई, क्या इंटरेस्ट है इंपोर्टेड कोल में? इतना मजाक क्यों है केंद्र सरकार को? इंपोर्टेड कोल सीधा ही अदानी मंगाता है ऑस्ट्रेलिया से। जितना अदानी पे प्रेम है उतना देश पे, जनता पे होना चाहिए, किसानों पे होना चाहिए। क्यों ठोक रहे हो राज्यों के सर पे? और हमारा कोयल मिलता है, इंडियन कोल मिलता है, वो चाहे वेस्टर्न कोल फील्ड से हो, हमारे कोल इंडिया के जो आपके पास महाराष्ट्र में भी है, घुग्गूस में है, बलारपुर में है, चंद्रपुर में है, हमारे पास सिंगारेनी है, 4000 में मिलता है हमारे टन, 3800 या 4000 में टन मिलता है। जबकि हमसे कहा जाता है, केंद्र सरकार कहता है 30,000 में टन खरीदो, 26,000 में टन खरीदो। क्यों भाई, ये कोई पॉलिसी है? इसलिए हम कम कह रहे हैं, कोयला जितना डिपॉजिट्स हिंदुस्तान में है, 1 किलो कोयला भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कोल इंपोर्ट करना ही देश के साथ गद्दारी है, देश के जनता के साथ ये बिल्कुल गलत काम है। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं कोल, क्या मजबूरी है? 2-3 रेल पटरी नहीं बना सकते हो? 300 मिलियन टन कोयला उत्पत्ति हो जाएगा वहां पे, कागज में आप देख लीजिए। ये कोल इंडिया का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं। जो आंकड़े मैं बता रहा हूं एक भी मेरे कहानी नहीं है। दीज आर ऑल द रिकॉर्ड सबमिटेड टू द पार्लियामेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल द रिकॉर्ड्स। ये सच के आधार पर मैं कह रहा हूं, 1 किलो भी कोयला इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जबकि जबरदस्ती इंपोर्ट किया जा रहा है। और राज्यों के सरकार के ऊपर, राज्यों के जो कारखाने हैं करंट के, उनके ऊपर ठोका जा रहा है। ये क्या नीति है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक परिवर्तन आने का बहुत सख्त जरूरत है इस देश में। तो इन बातों पे भी सोचना चाहिए। ये कोल रिजर्व्स का भी मैंने दे दिया आपको, स्ट्रेस्ड एसेट्स का भी जिन्होंने पार्लियामेंट को दिया है, ये भी मैंने दे दिया है आपको। मेरा विनती है आप लोगों से कि जनता तक आप ले जाए। इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा चीज, हमारे देश में 50% महिलाएं हैं। खाली नाराबाजी होता है, कहा जाता है, कहानियां सुनाया जाता है, लेकिन सही तौर पर जो जेंडर बायस्ड अप्रोच है उससे हम उबरते नहीं है। दुनिया में, पूरी दुनिया को अगर परख के देखा जाए, जिन जिन देशों में, जिन जिन समाजों में, हर सेक्टर में, देश के हर सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया, वो समाज बहुत आगे बढ़ा, बहुत ही अच्छा तरक्की किया। लेकिन हमारे देश में करते नहीं है हम लोग, कहते हैं बहाने के लिए, कुछ कुछ मात्रा में करके ही हम उसमें बड़ा लोगों को बहला फुसलाते हैं। ये गलत रवैया है। भारत को अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, भारत का वुमेन पॉलिसी में सख्त बदलाव आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, किसी भी कीमत पर। इसीलिए मैं जब केंद्रीय मंत्री था
उस समय के नेताओं से मेरा आर्गुमेंट भी था, मैंने बताया भी था, मैंने प्रयास भी किया था, लेकिन सफलता नहीं पाया। लेकिन बीआरएस के पॉलिसी तौर पर मैं अनाउंस करता हूं, सारे देश को बताना चाहता हूं, बीआरएस का सरकार अगर आ जाए देश में तो बिल्कुल हर चीज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाएगा। सबसे बड़ा उन लोगों को शासक बना देंगे। वो बहुत आसान तरीका है, लोग अब कहानियां सुनाते हैं, ऐसा नहीं। हमने एक सुझाव दिया था उस समय। अभी जो मैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई एम मेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ बीआरएस। हमारा पॉलिसी है सीधा कि हिंदुस्तान के हर असेंबली में और हर काउंसिल में, जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है एमएलसीज का, असेंबली में, काउंसिल में और साथ ही साथ पार्लियामेंट में, सीधे ही बीआरएस सरकार बनने के बाद एक ही साल के अंदर 33% सीटें बढ़ाएंगे। इमीडिएटली बढ़ा के वो सारे 33% सीटें महिला के रिजर्व किया जाएगा। हम वायदा करते हैं हमारे बहनों के साथ, हमारे माओं के साथ, भारत देश के, कि एक साल के अंदर, ये मेरा वादा है, 6 महीने के अंदर डिलिमिटेशन प्रक्रिया खत्म होगा और 6 महीने के अंदर चुनाव भी करा देते हैं। बिल्कुल 1/3% विल बी वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स बढ़ा दिया जाएगा। एंड पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन, पीपुल्स सर्विस will be invited into all walks of the life of the country as much as possible. इससे भी काफी मतलब बदलाव आ सकता है। सबसे बड़ा चीज यह है, आज तक हमारे देश में एक रूटीन तमाशा, रूटीन कहानियां सुनाए जाते हैं। हमने आपको दिया है पॉलिसी के तौर पर, कुछ बात कह रहा हूं मैं, रीइन्वेंटिंग इंडिया में कई चीज है, उसका दया करके आप लिखिए। कुछ चीजें हैं जो हमारे जनरेशन अगर अच्छा ताकतवर भारत बने, खाली बातों में नहीं, जैसा कि हम सुनते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कौन सा बेटी पढ़ा, कौन सा बेटी बचा, कैसा बचा, पूरे इंडिया में किसी को मालूम नहीं है। नारा तो खूब लगा था, लेकिन हाथरस में बेटी का साथ क्या हुआ, अन्य जगहों पे क्या हुआ, हर दिन हमारे उत्तर भारत में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है, हम जानते हैं। शर्म से हमारा सर झुक भी जाता है कभी कभी। तो ऐसे नारा नहीं, सही सही होना चाहिए, सही तौर पर होना चाहिए, कट्टरपंथी तरीके से होना चाहिए। इन सब के लिए चाहिए होता है स्ट्रांग विल, पॉलिटिकल विल, राजनैतिक इच्छा शक्ति। अगर राजनैतिक इच्छा शक्ति हो तो हर चीज संभव होता है। ये होते हुए हमने देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर देश को तरक्की करना है, देश की आर्थिक नीति को बदलना है, डेफिनेटली बदलना चाहिए। अनटिल अनलेस वी लिवरेज द इंडियन इकोनॉमी, अब इसी में घूमते रहेंगे, इसी में चेते करते रहेंगे, इसी में टैक्स लेते रहेंगे, छोटे छोटे लोगों से खींचते रहेंगे, बड़े बड़े लोगों को माफ करते रहेंगे, ये गोल गपला ये नहीं चलेगा। इससे हकीकत में, जैसा कि मुझे क्रिटिसाइज करना नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है, करना पड़ता है। कहा गया कि मेक इन इंडिया, इट हैज बिकम जोक इन इंडिया। क्या हुआ है, क्या आया है, क्यों नहीं आया है? मेक इन इंडिया जो नारा आया, उसका एनवायरमेंट बना, यहां पे एनवायरमेंट कम से कम क्रिएट हुआ, कोई एक महत्वपूर्ण एसईजेड आया ताकि कोई विदेशी इन्वेस्टर आए। मैं साफ कहना चाहूंगा, विस्तार में फिर बाद में कहूंगा, लेकिन आज बताना पड़ेगा इतना मुझे। आज के स्थिति में कई कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो निकल रहे हैं चाइना से। क्यों हिंदुस्तान में हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमारे तरफ वो कंपनीज रुक नहीं कर रही है? अगर मेक इन इंडिया सही होता, ईज ऑफ डूइंग सही होता, उतना हम फ्लेक्सिबल होते, क्यों नहीं दिक्कत आने दिए? एक कंपनी है जिसे हमने खुद बात की, फाइजर कंपनी, टीका, जो कोरोना के टाइम पे कितना भी कोशिश करके उसको रोका गया, यहां नहीं आने दिया। क्यों, क्या वजह है? इसके कारण क्या है? जबकि जनता चाह रहा था हमको अच्छे से अच्छे टीका मिले, खरीदना भी चाह रहे थे लोग, फिर भी रोका गया जबरदस्ती से। हमने भी प्रयास किया, नीति आयोग में बात किया, पीएमओ में भी बात किया, कहीं मेरे साथ कई चीफ मिनिस्टर्स ने भी बात किया, लेकिन नहीं आने दिया।
क्या बात है? अनेक कंपनी आना चाहते हैं लेकिन आने नहीं देते हैं। उल्टा फिर लोगों को गुमराह करने के लिए मेक इन इंडिया कहते हैं। वेयर इज द एनवायरमेंट इन इंडिया? मेक इन इंडिया के जो स्लोगन है उसके साथ उसके बराबर का एनवायरमेंट है क्या? हकीकत में ईज ऑफ डूइंग है क्या? उतनी सुविधाएं दिए गए हैं क्या? है तो क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आते। जो हमारे मित्र है, हमारे दोस्त है, उनके लिए हम काम करेंगे, उनके इन्फ्लेट करेंगे शेयर मार्केट में। क्यों आने देंगे? नहीं आने देंगे। ये प्रकार चल रहा है। तो इसीलिए ये सारे गरीबी को मिटाना है, सारे चीजों को लागू करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है इंडियन इकोनॉमी को लिवरेज करना पड़ेगा। इसके लिए पूर्ण तरीके से नई नीतियां, रिवोल्यूशनरी नीतियां, जिस प्रकार से चाइना ने अपनाया था, जिस प्रकार से सिंगापुर ने अपनाया था, जिस प्रकार ने मलेशिया ने अपनाया था, जिस प्रकार से साउथ कोरिया ने अपनाया था, वो वैसा हिंदुस्तान को करना चाहिए। उस तरफ भी भारत राष्ट्र समिति पूर्ण प्रयास करेगी। आगे चल के विस्तार में हम ये पॉलिसी भी देश के सामने रखेंगे। जो बातें हम कह रहे हैं, आज कह रहे हैं, ये तो प्रेस मीट में कह रहे हैं, इसका पूरा डॉक्यूमेंट बन रहा है। भारत राष्ट्र समिति का पूर्ण पॉलिसी देश में रखना है। हमें कोई जल्दी नहीं है। हम एक चुनाव के लिए 2 सीट जीतने के लिए भारत राष्ट्र समिति नहीं है भाइयों। भारत राष्ट्र समिति एक मिशन है। इट विल वर्क ऑन मिशन मोड। राजनीतिक रास्ता से देश के विचारधारा में, राजनीति के विचारधारा में, गवर्नमेंट को चलाने में